So hello everyone, today we are discussing the next chapter number 7, security in the contemporary world. अगर हम लोग यूएस और यूएसएसआर के बाद और उसके इन्फ्लुएंस के अलावा अगर हम और चीज़ें देखते हैं कि हमें और क्या चीज़ें चाहिए, तो वो सबसे पहले आती है सिक्योरिटी। अगर हम एक कंट्री के अंदर भी रहते हैं तो हम लोग देखते हैं, वी कंपेयर द कंट्रीज, ठीक है, कि किस कंट्री में आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। सो दीज ऑल आर द नेसेसिटी थिंग्स, और यही जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो एक जनरल टर्म यही होता है कि फ्रीडम फ्रॉम ऑल हार्म्स। आपके पास उस चीज़ की सिक्योरिटी है कि आप अगर अपने घर को लॉक करके जा रहे हो तो हाँ, कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो सिक्योरिटी है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इफ़ आई एम ड्राइविंग अ कार, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है कि आई एम सेफ, ठीक है, आई एम सेफ ऑन द रोड, कि मैं ड्राइव कर सकती हूँ। इफ़ आई एम वॉकिंग इन अ स्ट्रीट अलोन, तो मुझे पता है कि देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ क्राइम विद मी, तो वो क्या है, एक सिक्योरिटी है, ठीक है। तो सिक्योरिटी ये होता है फ्रीडम फ्रॉम ऑल हार्म्स, अगर हम जनरल में बात करें। अगर हम लोग ये पॉलिटिक वे में लेके जाते हैं तो सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी, ठीक है, हमारा एक्सटर्नल डिस्प्यूट या फिर हमारी सोवेनिटी, इन सब चीज़ों को हम सिक्योरिटी में कंक्लूड करते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट एज अ पॉलिटिकल कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है। सो बेसिकली सिक्योरिटी दो तरीके की होती है, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। और अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो देर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल में एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल की एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? एक्सटर्नली मतलब हमारी टेरिटरी कितनी ज्यादा सेफ है, ठीक है। हम अपनी टेरिटरी को, अगर हम एक्सटर्नली की बात करें कि इंडिया के बाहर, ठीक है, बाहरी सुरक्षा, हम बाहर से कितना ज्यादा सिक्योर, और वो कैसे सिक्योर कैसे होंगे, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को लिखूं और उसमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लिखूं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यस, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ठीक है, या फिर किसी भी बाहर की कंट्री से हम ये कह सकते हैं फियर ऑफ बिकम अ स्लेव। जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, सोवेनिटी हमारी क्या हो जाए, कहीं चली ना जाए, ठीक है। तो हम उसको टू कंजर्व द सोवेनिटी ऑफ अ कंट्री, और हम कह सकते हैं कि टेरिटरीज को अपनी को बचाते रहना, उसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इन अ एक्सटर्नल। अगर हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है, तो हमें एक्सटर्नली किस चीज़ से डर रहता है? हमें डर रहता है वॉर से, कि कोई भी और कंट्री हमारी कंट्री के ऊपर वॉर ना कर दे, एक मिलिटराइजेशन वाली चीज़ ना कर दे, और जिससे हमें अपनी कंट्री से मतलब जो हमारा रूल है वो खत्म हो जाएगा और हम उसकी कॉलोनी हो जाएंगे। सो बेसिकली दिस इज द हार्म, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फियर, अगर हम एक्सटर्नल बात करते हैं ट्रेडिशनल में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे पास 3-4 चीजें हैं। उस वॉर को और अपने आप को एक्सटर्नली सेव करने के लिए हमारे पास 3-4 चीजें हैं। पहली चीज ये है डिफेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल अटैक। हम कैसे कर सकते हैं? हमें अगर ये वाली चीज से प्रिवेंट करना है अपनी कंट्री को, सो दैट वी कैन ग्रो एज मोर एज वी कैन, तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, द चॉइस ऑफ स्टेट। क्या? चॉइस ऑफ स्टेट, इट्स टोटली अप टू यू। अगर कोई कंट्री आपकी तरफ एज अ वॉर मूव ऑन करती है, ठीक है, वो स्टेप बढ़ा रही है कि हाँ, हम आपके साथ वॉर करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंट्री के पास 3 वेज होते हैं, ठीक है, टू जस्ट स्टॉप दैट वॉर। सबसे पहला, टू सरेंडर, या तो आप बिना लड़े ही सरेंडर कर दो कि ठीक है, हम आपसे नहीं लड़ सकते, ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया। क्या करना है? या तो हम उससे वॉर करेंगे, अगर हम उसके इतने इक्वली हैं तो हम उससे वॉर करेंगे, या फिर सबसे बेस्ट है टू डिफेंड। अब वो डिफेंड आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, या तो आप उनके साथ कुछ हम बोल सकते हैं कोलिशन कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो। तो ये किसी भी कंट्री के पास
पास ये 3 चीजें होती है कि वो किस तरीके से अपनी कंट्री को सिक्योर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर, ये तो वो वाली सिचुएशन होगी कि जब आपके पास एक मिलिट्री अटैक हो चुका है, जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई हो रही है और बहुत बुरी वाली हो रही है, तो उसमें हमारे पास 3 चीजें आ जाएंगी, ठीक है। फॉर अ चंक ऑफ टेरिटरी और किसी चीज के लिए भी, तो हमारे पास ये 3 चीजें आ जाएंगी। अगर हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? आपको सबसे पहले अगर आपको पता है कि मुझे एक्सटर्नली क्या होना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पावर, जितनी पावर मेरे नेबर्स के पास है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट्स और इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इन्हीं 3 चीजों से लड़ाई की जाती है ना। और तो हम क्या देखेंगे कि अगर उसके पास इतना है, क्या हमारे पास है, अगर हम दोनों बैलेंस करेंगे, अगर हम दोनों स्टेबल हैं, तो हम लोगों में कभी वॉर नहीं होगा। अगर उसके पास बहुत सारी चीजें और हमारे पास कम है, तो वॉर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हो जाएगा, क्योंकि हम उससे वीक हो गए। तो ऑलवेज बी बैलेंस्ड, ठीक है। किसी भी कंट्री के साथ अगर आपको लगता है कि वॉर जैसी सिचुएशन ना आए, तो जस्ट ग्रो अप योरसेल्फ, ठीक है, उतना कि वहां पे बैलेंस ऑफ पावर हो जाए इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट्स, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री और इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो उस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर करके हम इस एक्सटर्नल सिक्योरिटी को, अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बचा सकते हैं। देन थर्ड वन इज अलायंस। अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं अकेली हूँ और हमें कोई भी क्या कहते हैं अटैक कर सकता है, तो द बेस्ट थिंग इज दैट कि एक अलायंस में आप भी जुड़ जाओ। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, तो ये जो अलायंसेस बने हुए हैं, अगर हम इसके पार्ट बन जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो भी बेनिफिट्स इनके द्वारा किसी भी कंट्री को दी जा रही है, वो मेरे हो जाएंगे। और उसके बाद आई एम नो मोर अलोन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर कोई कंट्री मुझ पे अटैक करना चाहेगी, तो वो 10 बार सोचेगी, क्योंकि आई मीन अलाइड ऑफ नाटो, ठीक है, और नाटो बहुत सुपर पावर है, तो ऑब्वियसली अगर उसके पार्ट को कोई छुएगा, तो ही विल डेफिनेटली अटैक, ठीक है। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अलायंस को हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आपके फ्रेंडशिप में है वो वाली चीजें हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास यूएसएसआर है, जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो एज अ वीटो पावर हमें वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। ये सिर्फ वो लड़ाई की नहीं हो रही है, आई एम सेइंग दैट हाउ यू आर कलेक्टिंग योर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वॉर। अगर वॉर जैसी स्थिति आ जाती है, तो वहां पे आप कैसे कर पा रहे हो। तो जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से एक रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में एक्सटर्नल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अगर हम इंटरनल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, आप इंटरनली, ठीक है, आपकी जो सिक्योरिटी है वो डिमांड करती है कि आप इंटरनली कितने ज्यादा बैलेंस्ड हो, कितने ज्यादा स्टेबल हो विद इन योर कंट्री। तो अब कंट्रीज के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। अगर हम यहीं पे एक वेस्टर्न जो सो कोल्ड जितनी भी सारी की सारी डेवलप कंट्रीज, हम उनको वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, और हम अगर बोलें तो हम साउथ में आ जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, तो वेस्टर्न में ज्यादा से ज्यादा इंटरनली डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं। उसके 2-3 रीजंस हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन साउथ में होता है। तो अगर हम वेस्ट और साउथ की बात करें, तो वेस्टर्न कंट्रीज में इतना ज्यादा इंटरनल डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलता। उसके 2-3 रीजंस है, वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। अगर हम साउथ की बात करें, जैसे हमारा एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, इनके यहाँ इंटरनली डिस्प्यूट्स और डिस्टर्बेंसेस चलते रहते हैं। वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड फेस नो चैलेंजेस, क्योंकि ये डेवलप हो चुका है, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। और वेस्टर्न वर्ल्ड की एक और खासियत है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पीपल्स हैं जिनके डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन कल्चरल में सब क्या है, क्रिश्चियनिटी वाली चीजें हैं। अगर हम अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इस चीज को इजी करने के लिए, तो यहाँ भी क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड से फेस नो सीरियस चैलेंजेस, बिकॉज ये लोग पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं। इनके पॉवर्टी क्राइसिस इतने ज्यादा नहीं है, किसी भी चीज के क्राइसिस नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। अगर मैं अपने साउथ की बात करूं, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज की, या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करूं, तो वहां पे हमें चैलेंजेस देखने ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
वी नीड रिसोर्सेज, ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो इंटरनली फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इन डिस्प्यूट्स में शामिल होती है और फिर से उस चीज़ को सॉल्व आउट करती है। और दूसरी बात, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए भी हमें ये जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं या फिर इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बार बार मतलब सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। न्यू नेशन है, हम भी न्यू नेशन है, अफ्रीका, ठीक है, ये हमारा एशिया, मतलब इंडिया कर लो, श्रीलंका कर लो, अभी भी हम देख रहे हैं रिसेंटली श्रीलंका में क्या क्राइसिस है, ठीक है, पाकिस्तान। तो ये सब क्या है, ये न्यू कंट्रीज है, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इनके पास बहुत सारे क्राइसिस चैलेंजेस अपने आप आते हैं, पॉवर्टी, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, बढ़ावा कैसे देना है। तो इन सब चीजों को अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर अब हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है, आप लड़ाई, अब क्या होता है कि अब लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, अब एकदम से आप वॉर को मतलब एकदम से वो जो हम बोलते थे ना कि हाँ युद्ध का आरंभ हो गया, वो वाली चीजें नहीं हो रही हैं। तो अब हमारे पास मोड्स क्या है, मोड है हमारे पास बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है, आजकल इतने बायोलॉजिकल वेपन्स आ गए हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दुनिया ऐसे ही तबाह हो जाएगी, आपको गन्स वगैरह तो उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये सब चीजें थी, इन सब चीज़ों से हम लोग अपनी सिक्योरिटी को कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जैसे हम लिमिट कर देंगे तो हमारी सिक्योरिटी अपने आप क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है, हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो क्या था कि बायोलॉजिकल वेपन BWC, यूएस और यूएसएसआर के पास काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल वेपन्स थे। तो कन्वेंशन ये चीज़ें करी गई, ठीक है, 1975 में ट्रीटी साइन कराई गई इन दोनों को कि आप दोनों इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम लिमिटेड टेस्ट बैंक ट्रीटी की बात करते हैं तो ये जो लिमिटेड टेस्ट बैंक ट्रीटी थी ये 1967 नहीं, इसमें क्या था कि आप कोई भी क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियर टेस्ट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं जाके पहले हमें टेस्ट करना पड़ता है कि हाँ हमारे पास न्यूक्लियर वाली फैसिलिटी आ गई है कि नहीं आ गई, जिस तरीके से हमने पोखरण में किया था। तो इंडिया को बहुत फोर्स किया गया था LTBT को साइन करने के लिए कि यू आर नॉट सपोज टू टेस्ट एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बट इंडियन नेग्लेक्ट, तो यहाँ पे वही वाली चीज थी कि प्रोहिबिट न्यूक्लियर टेस्ट, आप कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि साइन इंडिया के लिए भी बोला गया था कि आफ्टर 5 पावर्स, हमारा US, USSR, UK, फ्रांस एंड चाइना, इन पांचों के अलावा किसी के भी पास ये राइट नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करे या फिर उन्हें बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया था, इंडिया को भी फोर्स किया गया था 1967 से पहले, ठीक है, जिसके पास है वो तो अपने पास रख सकते हैं लेकिन इसके बाद नहीं रख सकते। तो यही चलते चलते इंडिया ने क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था, और फिर इंडिया ने अपना खुद का न्यूक्लियर टेस्ट वेपन्स बनाया और टेस्ट भी किए। केमिकल कन्वेंशन, आप जब लास्ट वाला चैप्टर होता है तो स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2, ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होती है कि आप क्या करो, आप अपनी पावर्स और अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी एनिमीज और लाइक अलाइज जितने भी उनके साथ क्या करो, डिस्कस करो कि हाँ मेरे पास ये है ये है ये है, सो डैट कि आप जब अपने आप में ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो लोग आपके साथ आना अच्छा समझेंगे और एक कॉन्फिडेंट बिल्डिंग होगी, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जो दुश्मन है उसको ये नहीं लगेगा कि हाँ मुझे कुछ पता नहीं है। जब आप उसको अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते रहोगे तो वो फिर ही इज नो मोर योर एनिमी, इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड, तो फिर लड़ाई वाली कोई बात रहेगी नहीं। हमें क्या करना है, अपनी सारी सिक्योरिटीज और पावर्स को क्या करना है, उन्हें बताना है कि मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो हमें क्या पता चलता रहेगा कि हाँ उसके क्या स्टेप्स हैं। तो फिर एक सीक्रेटिव वाली चीज नहीं रहेगी कि हाँ माइट बी ही कैन अटैक ऑन माई कंट्री, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो जो एनिमी है वो खत्म हो जाएगी और हम लोग फ्रेंडशिप की तरह रहने लगेंगे। तो ये कॉन्फिडेंट मोशन काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ सिक्योरिटी। तो हमारा लास्ट टॉपिक आता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अगर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड द ग्लोबल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी में हमारे सारे के सारे ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन सिक्योरिटी को और बड़े लेवल पे लेके जाऊं तो जैसे जेनोसाइड, ठीक है, जनसंहार,
तो आपने कश्मीरी फाइल्स भी देखी होगी, ठीक है, कश्मीरी पंडित के ऊपर मूवी भी देखी होगी। तो जब इस तरीके का कोई जनसंहार होता है ज्यूज, ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वहां पे भी क्या हुआ था, जनसंहार हुआ था ना ज्यूज का। तो इस तरीके से ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी, जब कोई कंट्री अपने लोगों की सुरक्षा ना कर पाए, ही फेल